दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आप सभी को दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये आपका स्टोरी बेस होगा, कोई भी स्टूडेंट्स रट्टा नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हम लोगों ने जितने सारे सिलेक्टेड सेट को देखा उसके बाद मेरे दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न थे जो पिछले 10 साल के अंदर में बार बार आप लोगों से रिपीटेड किए जा रहे थे। वो क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, आप लोगों को एक एक करके देखना है भाई, ठीक है। और घबराना नहीं है, जितना चीज मैं आप लोगों को बताया हूं आपका क्रैश कोर्स के अंदर में उतना कर लेना है, उससे बाहर नहीं छपेगी भाई, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन ही दोस्तों 5 मार्क्स का है भाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना तारीफ करें उतना कम है भाई। मेरे दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपको क्या कि अमेरिका वर्चस्व से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ गई। एक हमारा सोवियत संघ, एक हमारा मेरे दोस्तों पूंजीवादी, जिसे नेतृत्व अमेरिका कर रहे थे। और अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभर कर सामने आया। तो वही कह रहा है कि अमेरिका वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, वर्चस्व का मतलब होता है बोसगिरी, वर्चस्व का मतलब होता है बोलबाला। तो अमेरिका वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? अमेरिका दबदबा बनाकर क्यों रखते थे दुनिया के सभी देशों पर? तो आइए विचार करते हैं मेरे भाई। अमेरिका वर्चस्व का अर्थ है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका प्रभुत्व और उसकी श्रेष्ठता। अमेरिका वर्चस्व का अर्थ होता है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभुत्व हो, दबदबा हो। निम्न तथ्यों से वैश्विक व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व स्पष्ट होता है। अब एक एक पॉइंट को देखना है भाई, आखिर किस कारण से अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखता है भाई। हमारे गांव में कोई दबदबा बनाकर इसलिए रखता है मेरे भाई क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं समझ रहे बात को। तो अमेरिका के पास क्या था मेरे भाई, तो दबदबा बना के रखा था पूरी दुनिया के देशों पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर सैन्य प्रभुत्व, यानी सर अमेरिका के पास बहुत ही भारी मात्रा में सैनिक थे भाई। और आप सभी को पता है कि दुनिया में अगर किसी भी देश के पास अगर सैनिक है तो वो देश किसी से भी टकरा सकती है, वो देश किसी से भी लड़ सकती है, वो देश किसी से भी दोस्तों युद्ध करके जीत हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों युद्ध को तभी जीता जा सकता है जब आपके पास सैनिक हथियार मजबूत हो, और ये अमेरिका के पास मेरे दोस्तों भरपूर मात्रा में था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो ही महाशक्ति थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे आज हम लोग रूस बोलते हैं। रूस के विघटन के बाद सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद 1991 में हमारा सोवियत संघ का विघटन हो जाते हैं। विघटन के बाद अब अमेरिका सेना का ही वर्चस्व रहा। अब 1991 पूरी दुनिया 1945 में पूरी दुनिया में दो ही शक्तिशाली देश था, एक हमारा अमेरिका, एक हमारा रूस। लेकिन दोस्तों जैसे 1991 में रूस का विघटन होती है तो बचा एक देश और अमेरिका अपना प्रभुत्व दिखाना शुरू कर दिए। अमेरिका सेना का ही वर्चस्व है जिसके पास सबसे अत्याधुनिक हथियार, कुशल गुप्तचार विभाग, अत्याधुनिक शास्त्र सेना भारी मात्रा में है। और अमेरिका के पास दोस्तों अत्यधिक हथियार, बहुत भारी मात्रा में हथियार। अब बम बारूद की बात करें या दोस्तों AK-47 की बात करें या दोस्तों आप पिस्तौल की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, बहुत ही भारी मात्रा में था। कई घटनाओं में अमेरिका ने अपने सैन्य बल का प्रदर्शन किया। जैसे दोस्तों 1990 के दशक में जब हमारा इराक ने कुवैत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिए थे, उस समय यूएनओ का परमिशन से अमेरिका ने 6,60,000 सैनिक के साथ कुवैत जाते हैं और इराक को पूरी तरह से परास्त कर देते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या था सर? वैश्विक अर्थव्यवस्था। आज भी दोस्तों दुनिया का सबसे मजबूती अगर कोई अर्थव्यवस्था है तो वो है हमारा अमेरिका का। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई धन का अर्जित करता है तो वो है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका इस दुनिया के सभी देशों से दोस्तों क्या है भाई, टकराने की क्षमता रखती है भाई, चाहे आप सैनिक हथियार में ले चाहे आप अर्थव्यवस्था में ले, ठीक है।
तो अमेरिका अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक अर्थव्यवस्था है, जिसकी कारण यह विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। और पूरी दुनिया में जितने सारे देश हैं, उन सारे देशों का अर्थव्यवस्था का अगर केंद्र बिंदु है दोस्तों, तो हमारा है अमेरिका। क्यों? क्योंकि दोस्तों IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड का मुख्यालय भी अमेरिका में है। वर्ल्ड बैंक जो पूरी दुनिया को लोन प्रदान करती है, विश्व बैंक की मुख्यालय भी हमारा वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है, यह कई वैश्विक उत्पादों पर अपने पेटेंट कानून के तहत मूल्य नियंत्रण करता है। और दोस्तों ये कोई भी योजना बनाती है तो कानून के तहत, हमारे देश की तरह नहीं कि रातों रात नोटबंदी हो जाए। नोटबंदी से क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आया। नोटबंदी से कुछ असर हुआ देश पे? नहीं ना मेरे भाई, बताइए हुआ? नहीं मेरे भाई। तो आपसे वही कह रहा है कि कोई भी कानून पास होती है वैश्विक स्तर पे, कोई भी अर्थव्यवस्था पास होती है, कोई भी योजनाएं पास होती है, सबसे पहले कानूनी तरीके से दोस्तों इस पर जांच किया जाता है। यह है अमेरिका का दबदबा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा 28% है तथा विश्व व्यापार में इसका हिस्सा है भाई। और कहा गया दोस्तों पूरी दुनिया में 100% अर्थव्यवस्था चलती है। पूरी दुनिया में 100% अर्थव्यवस्था चलती है और 100% में 28% अर्थव्यवस्था सिर्फ अमेरिका के पास है। समझ रहे? जैसे दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पूरे विश्व की जनसंख्या जितनी भी है उसका 17.5% जनसंख्या भारत अकेले देता है। ऐसा दोस्तों अमेरिका है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जितनी है उनका 28% अर्थव्यवस्था अमेरिका देती है पूरे विश्व को। ठीक है, आइए सर। और दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार करने वाला भी था कौन? अमेरिका। आधुनिक तकनीक, इनके पास दोस्तों हर समय कोई ना कोई टेक्नोलॉजी है। पूरे विश्व का पहला ऐसा देश जो कृत्रिम बादल का निर्माण किया था। यानी दोस्तों भारत के किसान आज भी दोस्तों हमारा निर्भर रहती है मानसून पर। बारिश होगी तो हमारा फसल का उत्पादन होगा, बारिश नहीं होगी तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। लेकिन अमेरिका आज दुनिया में इतना आगे निकल चुकी है कि मेरे दोस्तों वहाँ पे कृत्रिम बादल का निर्माण होती है। यानी आप खुद से बादल बना सकते हैं भाई, SO2 NO2 आप खुद से बादल बना सकते हैं मेरे दोस्तों। और जहां चाहे रिमोट के माध्यम से आप उस बादल को ले जा सकते हैं और उसी रिमोट के माध्यम से आप वहां पे बारिश करवा सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम बादल। तो अमेरिका दुनिया का एक सबसे बड़ी देश है दोस्तों टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसे जापान और चीन में भी है, लेकिन अमेरिका सबसे आगे मेरे दोस्तों इस मामले में। अमेरिका अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान पर खर्च करता है और भारत खर्च करता है चुनाव पे, भारत खर्च करता है चुनाव के प्रचार में, भारत खर्च करता है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कैसी हो इसके लिए किया जाए। ठीक है, तो अमेरिका अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अनुसंधान पर खर्च करता है, जिससे उसके पास अत्याधुनिक तकनीक है। अत्याधुनिक क्या है? अत्याधिक तकनीकी है। इस तकनीक के बल पर कोई अमेरिकी उत्पादों का अन्य वर्चस्व प्राप्त नहीं है। और कहा जाता है कि अमेरिका के पास इतना टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास इतना तकनीकी है कि मेरे दोस्तों दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के वर्चस्व से टक्कर नहीं दे सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट, ब्रेटन वुड प्रणाली। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी को संरचना का काम कर रही है। अब से ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है? जैसे दोस्तों भारत 1947 में हमारा देश आज़ाद होती है, 1950 में हमारे देश का संविधान लागू होती है और उस समय हमारे दुनिया के भारत के सभी बड़े बड़े नेताओं को लगने लगा अरे भारत आज़ाद तो हो गया पर भारत के अंदर में बहुत सारी गरीबी है। तो लोगों ने कहा भाई कि गरीबी को दूर करने के लिए कोई स्कीम तैयार किया जाए, कोई योजना बनाया जाए। तो उस समय मेरे दोस्तों एक योजना बनाया गया था, हमारा 5 वर्षीय योजना, जो हर 5 साल बाद वह चलती थी। बताए थे भाई। ठीक इसी तरह से अमेरिका में भी दोस्तों अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इसी तरह से दोस्तों अमेरिका अपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ब्रेटन वुड प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं।
जिससे अमेरिका का अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो जाती है भाई। पांचवा पॉइंट, कई वैश्विक संगठन जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब का मुख्यालय कहाँ पे भाई? अमेरिका में भाई। याद रखिए क्या भाई? अमेरिका में भाई। अब बोलेगा सर अमेरिका में तो है, ये तो सबका है सर, तो अमेरिका के पास इतना दबदबा क्यों है? देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपया पैसा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपया नहीं भाई, आपके पास 1 करोड़ रुपया पैसा है भाई, ठीक है, भगवान करे कभी आ जाए आपके पास 1 करोड़ पैसा, भले ही वो पैसा आपका नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको चलने की स्टाइल एकदम छाती को अकड़ के चलेगा आप इस तरह। यस ये नो, भले ही वो पैसा नहीं है, लेकिन लोग देखकर आपको डरेंगे भाई, अरे भाई 1 करोड़ रुपया है भाई, समझ रहे भाई? क्या बोले? 1 करोड़ रुपया है, समझ रहे? तो अमेरिका वैश्विक संगठन है जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड, याद रखिए दोस्तों, विश्व, ये गलत लिखा, विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय दोस्तों ये हमारा एक्चुअली जेनेवा में है, ठीक है, लेकिन इसका एक वो संगठन दोस्तों अमेरिका में है, इसलिए यहाँ पे अमेरिका लिखा गया है, कंफ्यूजन ना हो जाना। जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी अपना अमेरिका वर्चस्व रखता है। डॉलर का प्रभुत्व अमेरिका में दोस्तों क्या चलता है भाई? डॉलर। जैसे दोस्तों अभी हमारे कुछ दिन पहले $1 बराबर था 84 रुपया, अभी दोस्तों $1 में 90 रुपया हो गया सर। तो भारत की मुद्रा को दोस्तों क्या गिरा दिया भाई? गिरा दिए। जहाँ पे भारत को 84 रुपया किलो चावल मिलता था, अब भारत को 90 रुपया किलो चावल खरीदना पड़ेगा। तो क्या हो भाई? 6 रुपया का भारत को लॉस हुआ या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल 6 रुपया का लॉस हो गया भारत का, ठीक है। चलिए सर अब ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, डॉलर का प्रभुत्व, अमेरिका अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी कंपनी अमेरिका डॉलर्स में सहायता से व्यापार करती है, सहायता से व्यापार करती है। और दुनिया में आप किसी भी देश का व्यापार कीजिए, आपको डॉलर से ही करना पड़ेगा। आप दुनिया में किसी भी देश के साथ व्यापार कीजिए, आपको इस बात को याद रखना है कि आपको डॉलर से ही करना होगा। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें भारत का रुपया क्या है भाई? मुद्रा। बांग्लादेश का क्या है? टाका। पाकिस्तान का क्या है भाई? रुपी, है ना भाई? यूरो, है ना, बहुत सारे है भाई, है ना भाई। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे कहा गया कि आप किसी भी देश का व्यापार कीजिए दुनिया में, आपका व्यापार डॉलर से ही होगी। यानी अमेरिका इतना दबदबा बना के रखा है दोस्तों, ठीक है। चौथा पॉइंट, सातवां, कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम। आप दोस्तों स्पेस में किसी को जाना है, इसका भी कार्यक्रम अमेरिका के पास है। संचार प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में, चिकित्सा में लीजिए, परिवहन में लीजिए, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई परिवहन चलाती है तो अमेरिका। आदि में अमेरिका अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई देती है भाई। तो इन सब वजह से दोस्तों आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश में से एक शक्तिशाली देश है, और एक वर्चस्व के मसले में दोस्तों अपना वर्चस्व बनाकर रखती है भाई। मुझे उम्मीद है लाडला कि आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से, बड़ी प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है भाई, ये भी क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का है, गौर से सुनिएगा, फरमाइएगा। आर्थिक और सामाजिक परिषद के क्या कार्य भाई? आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त शब्द के अंग है भाई। यूएनओ का एगो अंग है भाई, बताए थे ना भाई, यूएनओ का 6 अंग होती है, उनमें से एगो अंग है हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, बताए थे। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त शब्द से अंग है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 54 है, याद रखिएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अगर हम बात करें दोस्तों, कितनी संख्या देशों का? 54 है, ठीक है। इनमें 18 सदस्य प्रतिवर्ष 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, और दोस्तों ये हमारा 40, थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा भाई। मेरे भाई 18 18 18 कितना हुआ सर मेरा? 54, 18 36 38 54। गौर कीजिएगा भाई, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है मेरे दोस्तों कि इसमें 18 सदस्य प्रतिवर्ष 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। देखिए दोस्तों हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं, और हर साल 54 होगा, लेकिन हर साल
18 को दोस्तों क्या होगी भाई, नया शामिल होगा, और 18 को सदस्य दोस्तों क्या होगी भाई, रिटायरमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे 18 को है दोस्तों, ये इनका रिटायर होगा, मान के चलिए 2026 में इसका रिटायर होगा। ये खिसक के दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे, ये खिसक के दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे, तो कितना होगा भाई, 18 18 36 को। अब दोस्तों 18 को सदस्य और नया आएगा, समझ रहे भाई, 18 को सदस्य क्या होगा मेरे भाई, नया आएंगे। ठीक है ना, अब ये देखिए, अब ये दोस्तों 2027 में निकल जाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे खाली हो गया मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे 18 को सदस्य और आ जाएगी। मतलब हर साल जो है दोस्तों 18 को सदस्य क्या होगा भाई, रिटायर होगी, 18 को सदस्य शामिल होगा, और टोटल हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 देश शामिल होती है भाई। ठीक है, ऐसे बात करते हैं। इस अंग को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। संक्षेप में इसके कार्य हमारा निम्नलिखित है। आइए सर बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद का क्या क्या काम है दोस्तों, क्या काम दिया है हमारे यूएनओ ने। आइए सर बात करते हैं। पहला काम की अगर हम बात करें, गौर से सुनेगा, गरीबी एवं बीमारी से मानव की रक्षा करना। यूएनओ का 6 अंग है। सामाजिक और सुरक्षा परिषद को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि कौन सा देश गरीबी में है, कौन सा देश गरीबी में है, कौन सा देश बीमारी से जूझ रही है, आप उस देश की जांच पड़ताल करें। यूएनओ परमिशन देते हैं अपने एक अंग को, याद रखिएगा उस अंग का नाम आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। दूसरा काम क्या दिया है भाई, तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कहा गया कि आपका एक जिम्मेदारी ये है कि आप दुनिया के देशों में जाएं और देखिए कौन सा देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कमजोर है, साथ ही साथ कहाँ की शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली ठीक नहीं है, देश का अवलोकन करें और उस देश को आप सहायता प्रदान करें, ताकि वो भी देश हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा, स्वास्थ्य के विभाग में मजबूती हो सके। तीसरा काम दिया है मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान देना। मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान देना, है ना। मनुष्य का अधिकार दो, जाओ देखना कौन सा देश में मनुष्य का अधिकार नहीं है। जैसे हमारे देश में हमारा अधिकार है, हम जिसे चाहें उसे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, हम जब चाहें उसे हम प्रधानमंत्री के पद से हटा सकते हैं। अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना, और लोगों को जब आप अधिकार दोगे तो उसे उस अधिकार के बारे में बताओ कि तुम डरो मत, आपके पास ये अधिकार है, अगर आप पर कोई जुल्म करते हैं तो आप अपने न्यायालय में जाकर के प्रस्तुत कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करना। और दुनिया में अगर कोई भी दुनिया में अगर कोई भी समस्याएं आ रही है भाई, दुनिया में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उन समस्याओं का एक मीटिंग होना चाहिए, और इस मीटिंग के माध्यम से उस समस्याओं को दूर किया जाए भाई, उस मीटिंग के माध्यम से उस समस्याओं को दूर किया जाए। ठीक है, अगला, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले विषय से संबंधित संधियों का प्रारूप तैयार करना। और यूएनओ की सामान्य सभा में कार्य क्षेत्र में आने वाले विषय, यानी हमारे यूएनओ के अंदर में जो जो कुछ भी दोस्तों काम होगी, स्कीम होगा, योजनाएं होगी, प्लानिंग होगा, उन प्लानिंग का एक स्वरूप तैयार करना हमारा इसका काम है भाई। तो 7वां पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित समस्याओं से समझौते में बारे में बातचीत करना। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाओं से समझौते के बारे में बातचीत करना। 6 गो अंग है, इन 6 अंग में एक अंग हमारा तो दोस्तों सामाजिक परिषद हो गया, तो 6 अंग आपस में बैठकर कोई भी डिसीजन लेंगे तो इन 6 अंग बैठकर आपस में सबसे पहले निर्णय लें, फिर दोस्तों ये योजना को लागू करें भाई। ठीक है, 8वां पॉइंट, विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों तथा उनके कार्यों में समन्वय से रखें। यानी दोस्तों जितने सारे हमारे 6 गो अंग है भाई, इन 6 अंग में से कोई भी संस्थाएं, कोई भी अंग दोस्तों अगर कोई भी कार्य कर रही है तो उसके कार्य पे दोस्तों क्या करें भाई, हाथ बटाएं। अगवा पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों तथा सदस्य राज्य मतलब 193 देश। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना देश शामिल है मेरे भाई, तो बताएंगे सर 193 देश शामिल है। क्या बोलेंगे सर, 193 देश शामिल है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों तथा संबंध संस्थाओं द्वारा सहायता मांगने पर सामान्यतः सभा द्वारा स्वीकृत सेवा प्रदान उपलब्ध कराया जाए।
10वां पॉइंट सर हमारा अपने कार्य क्षेत्र के विषय पर गैर सरकारी संस्था में परामर्श करना। यानी सर हमारा ये 10 पॉइंट दोस्तों जो मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये 10 पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस बात को आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, और इसके बारे में तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी 2 मिनट के अंदर में एक स्टोरी सुना रहा हूं, और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको जम्मू कश्मीर से दोस्तों नॉलेज मिल जाएगी। मेरे दोस्तों जब हमारे देश आज़ाद हुई 1947 में, थोड़ा सुन लीजिएगा, हमारा देश जैसे आज़ाद हुई 1947 में, देश के आज़ादी के बाद सभी राज्य दोस्तों आपस में जुड़ गए, लेकिन हमारा 2 राज्य था, एक शहर एक राज्य, एक हमारा जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद, और ये दोनों चाहते थे दोस्तों कि हम अपना स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है। खैर हैदराबाद के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी जम्मू कश्मीर के बारे में आया है तो जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात करते हुए। तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। जम्मू कश्मीर से पूछा गया आप क्या चाहते हो, तो जम्मू कश्मीर कहते हैं कि मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो, मैं ना तो भारत के साथ जाना चाहता हूं और ना ही अमेरिका के साथ जाना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के आपस में बैठकर बातचीत हुआ कि चलिए एक बार जम्मू कश्मीर चला जाए और पूछा जाए कि आप किस देश के साथ शामिल होना चाहते हो। भारत कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहते हैं जम्मू कश्मीर हमारा है, तो चलो ना एक बार क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों से ही पूछा जाए कि आप किसका हिस्सा है, आप भारत का है या पाकिस्तान का है, आप ही बता दीजिए खुद। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना आपस में बैठकर बातचीत करते के लिए चलो एक बार पूछा जाए। तो जब आप जाते हैं जम्मू कश्मीर पूछने के लिए, तो पूछने के समय वहाँ के जितने सारे लोग थे ना भाई वो मुस्लिम थे, मतलब 99% लोग मुस्लिम थे, और वहाँ के राजा हिंदू, जिस राजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह से पूछा गया हरि सिंह आप किसके साथ शामिल होना चाहते हो, भारत या पाकिस्तान? तो हरि सिंह कहते हैं मैं ना तो भारत के साथ शामिल होना चाहता हूं और ना ही पाकिस्तान के साथ। तो अच्छा ऐसा बात है? राजा हरि सिंह ने कहा बिल्कुल हाँ ऐसा बात है, हम एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। तो दोनों देशों ने कहा ठीक है भाई आप आराम से देश बनाइए। ठीक भारत के प्रधानमंत्री अपने घर तरफ लौट कर चले और मोहम्मद अली जिन्ना अपने देश चले गए। और मेरे दोस्तों कुछ दिन के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला होते हैं। इस आतंकवादी हमले में कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाते हैं। तब हरि सिंह हाँफते हुए, कांपते हुए, दौड़ते हुए, तड़पते हुए चिट्ठी लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे क्या हुआ बताओ यार, पंडित जवाहरलाल नेहरू बचा लो यार, अरे क्या हुआ बोलोगे तब तो कहा पाकिस्तान वाले ने आतंकवादी हमला कर दिया। ऐसा बात है? अरे चोट्टा तुझे पहले ही कहा था ना कि हमारे देश में शामिल हो जाओ। अरे ऐसा बाद में बात करना, अरे भारतीय सेना भेजो नहीं तो पाकिस्तान वाले ने हम कश्मीर को उड़ा देगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले कहिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, और कहने से नहीं होगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तब कहा राजा सिंह, हरि सिंह कहता है हाँ हाँ करूंगा लेकिन जल्दी से बचा लो ना। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल और बीपी मेनन को एक विलय पत्र भेजते हैं, और ये विलय पत्र में सिग्नेचर करते राजा हरि सिंह, और भारत में
जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाता है और शामिल करने के बाद मेरे दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से, सॉरी भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारतीय सैनिक के द्वारा। ये था सर आपका विलय पत्र। और आप लोगों को स्टोरी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा था भाई। कोर्स देखिए दोस्तों क्या कह रहा था भाई, जम्मू और कश्मीर भारत में विलय की परिस्थिति पर प्रकाश डाले। अगर आप लोग स्टोरी को सुन लिए तो आप आराम से दोस्तों आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सदा विवाद का विषय रहा। आज भी कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी आज भी दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद उत्पन्न हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सदा विवाद का विषय रहा। विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। मैं आपको बताया महाराजा हरि सिंह का एक ही क्वेश्चन था कि हम स्वतंत्र रहे। याद रखिए हम क्या रहे भाई, हम स्वतंत्र रहे, परंतु पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर हमला कर दिया और पाकिस्तान की तरफ से क्या कर दिया भाई, हमला कर दिए और कबाइली घुसपैठी की गई। और दोस्तों बहुत सारी घुसपैठी की गई, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर घुसपैठी हो गई, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कश्मीर में घुस गए। महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के भारत में मिलाने का निर्णय लिया। पूरा स्टोरी समझाया, अब इसको शॉर्ट में लिखा हूं, गौर कीजिएगा। क्या कहा कि महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के भारत में मिलाने का निर्णय लिया और ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू मैं भारत में मिलने के लिए तैयार हूँ। और भारतीय फौजों ने पाकिस्तान घुसपैठी को रोक दिया। के बाद कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षा परिषद, याद सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ का एक अंग है भाई, है ना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा कश्मीर में युद्ध विराम घोषित किया गया, परंतु इस युद्ध में ही रखा और उसे आज़ाद कश्मीर का नाम दिया गया। परंतु इस युद्ध में ही रखा और उसे आज़ाद कश्मीर का नाम दिया गया। 23 हिस्सों को भारत सरकार ने विलय कर लिया। आज़ाद को कश्मीर अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। आज़ाद कश्मीर जो है दोस्तों आज भी पाकिस्तान के हिस्से में है और यह विवाद कभी से बना हुआ है। यह था सर दोस्तों आपका कश्मीर विवाद। क्या था मेरे भाई, यह था आप लोगों का कश्मीर विवाद। आइए सर सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे दलित पैंथर्स के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले सुनिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाओ कृषि विकास का विवाद चल रहा था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए आप सभी को पता है कि सर प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि पर ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा ध्यान दिया गया दोस्तों किस पर, तो बताएंगे सर हमारा उद्योग पर जैसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, मेरा बात को गौर कीजिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, जब हमारे देश आज़ाद हुई, आज़ाद होने के बाद हमारा देश गरीबी से जूझ रही थी। बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि देश को आज़ाद तो हो गई पर इस गरीबी को दूर करने के लिए कोई स्कीम तैयार किया जाए। तो सभी लोगों ने कहा चलो योजना तैयार किया जाए, पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि पर ध्यान दिया गया, ठीक है। तो कृषि पर क्या दिया गया मेरे भाई, ध्यान दिया गया। जब कृषि पर ध्यान दिया गया तो उद्योगों पर दोस्तों ध्यान नहीं देने के कारण बड़े बड़े नेताओं को कहना है कि देश की गरीबी को मिटाना चाहते हो तो सिर्फ कृषि पर ध्यान देने से नहीं होगा, आपको उद्योग पर ध्यान देना होगा। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ध्यान दिया गया तो कृषि का स्तर गिरावट में आ गई। वही कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाओ कृषि विकास का विवाद चला। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे। दूसरी बात, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलती है, जो दोस्तों हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होती है। किस पर मेरे भाई, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित होती है और जो हमारा उद्योगों की प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास बनाओ कृषि विवाद के तर्क। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे पिछड़े अर्थव्यवस्था के देश में विवाद खड़ा हुआ कि उद्योग और कृषि में से किस क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाए जाए। अब देश 1947 में आज़ाद होती है, ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा। देश 1947 में आज़ाद होती है। अब देश के अंदर में ये खलबली मची हुई है, हमारे देश के अंदर में इतनी सारी जो गरीबी है, हमारे देश के अंदर में इतनी सारी जो बेरोजगारी है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि चलो भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया जाए। क्यों, क्योंकि दोस्तों उस समय आज़ादी से पहले मेरे दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था इतनी
खराब हो चुकी थी कि भारत में खाने के लिए अमेरिका से दोस्तों सामान खरीदना पड़ता था, इसलिए कृषि पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो कहा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था के देश में विवाद खड़ा हुआ कि उद्योग और कृषि में से किस क्षेत्र में ज़्यादा संसाधन लगाया जाए, हम कृषि पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें या उद्योगों पर हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। इसके बारे में दोस्तों क्या कहा गया भाई कि किस पर खर्च किए बताइए। दूसरा पॉइंट, अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और बहुत सारे लोगों का कहना था अरे दूसरी पंचवर्षीय योजना में आप लोगों ने उद्योग पर ध्यान दिए, इस कारण से हमारे कृषि की अर्थव्यवस्था घट गई। नीचे स्तर, इसका नीचे जो अर्थव्यवस्था है मेरे भाई, कृषि का अर्थव्यवस्था जो है ये पूरी तरह से नीचे आ गई भाई, क्योंकि आप लोगों ने उद्योग की महत्वता दी, आप लोगों ने उद्योगों को प्राथमिकता दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योग पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंचा। अब दोस्तों उद्योगों पर जब ध्यान दिया गया, कृषि पर दोस्तों जब ध्यान नहीं दिया गया, आप ही बताइए मेरे दोस्तों, जो किसान भाई है उसको दिल पे चोट पहुंची गई या नहीं भाई? आप ही बताइए दोस्तों। आप जाहिर सी बात है सर कि गहराई से चोट पहुंचेगी सर, क्योंकि उद्योगों पर जब ध्यान दिया गया तो कृषि पर थोड़ा सा भी नजर नहीं डाला। इन 5 साल के बीच में, जब 5 साल के दरमियान अगर हम एक झलक भी कृषि पर हम ध्यान नहीं देंगे तो कृषि का स्तर कहाँ होगा, आप समझ सकते हैं मेरे भाई। तो अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योग पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। आगे देखिए दोस्तों, जेबी कृपा गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया था जिसे ग्रामीण औद्योगिक पर ज्यादा जोर था। और दोस्तों हमारे जो जेसी कुरपा थे ना भाई, जेसी कुरम्पा गांधीवादी अर्थशास्त्रियों, गांधीवादी मतलब होता है गांधी के विचार पर चलने वाले लोगों को गांधीवादी बोलते हैं भाई, है ना। तो गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया, एक ढांचा तैयार किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिक पर ज्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़ी सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। जैसे दोस्तों हम किस योजना पर ध्यान दें, ये हमारा पार्लियामेंट में दोस्तों हमारे तय होती है। तो चौधरी चरण सिंह ने जब हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया, उस समय चौधरी चरण सिंह बताते हैं कि कृषि पर ध्यान दो, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। कृषि पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया भाई। चौथा, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उसने अलग होकर भारतीय लोकदल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके असमृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। और दोस्तों कहा कि उद्योगों पर जब हम ध्यान दे रहे हैं तो हमारा ग्रामीण के लोग और गरीब होते जा रहे हैं, शहरी के लोग और अमीर होते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम ग्रामीण स्तर पे काम करें, क्यों ना हम ग्रामीण लेवल में काम करें। इतना पॉइंट लिखने से काफी है मेरे भाई। बस एक पॉइंट और बताता हूँ। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों का ये सोचना था, बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि औद्योगिक उत्पाद, अगर हम फैक्ट्री पर ध्यान देते हैं, औद्योगिक उत्पाद की वृद्धि दर को तेज किए बगैर, आप बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि हम औद्योगिक पर अगर विकास नहीं करते, औद्योगिक ढांचा को अगर मजबूत नहीं करते हैं तो हमारे देश के अंदर में जो गरीबी की मकड़ जाल है, जो गरीबी की संख्या है, गरीबी को हम कभी भी दूर नहीं कर सकते जब तक हम उद्योगों पर ध्यान ना दें। बहुत सारे लोगों का मानना था क्योंकि उद्योगों पर ध्यान देने से बहुत सारे लोगों जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिलेगी। क्या मेरे भाई, जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिलेगी। ठीक है, इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के रणनीति आवश्यक ही अपनाई गई थी। राज्य में भूमि
सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए गए थे दोस्तों। ये था सर आप लोगों का क्वेश्चन दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लाडला कि आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ तक समझ में आ गई। अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें मेरे दोस्तों, मैं आपको अगला क्वेश्चन में दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा।